हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरी चैनल श्रीजी फाउंडेशन पर। दोस्तों, इससे पहले हमने कवर किया था करीब करीब 120 क्वेश्चंस। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें 2 वीडियो थे 60 क्वेश्चंस के। उम्मीद है आप उन्हें देख चुके होंगे और उसके बाद यहाँ आए होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मेरा टारगेट है करीब करीब 2-3 हज़ार क्वेश्चंस को कवर करना, और वो भी एग्ज़ाम से पहले। अभी तो खैर डेली एक ही वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन कल या परसों से लगातार 2-3 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर लगातार। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे। तो चलो आज का कंटेंट शुरू करते हैं हम। और आज क्वेश्चन नंबर है 121। व्हाट इज़ मीन बाई करिकुलम? करिकुलम से क्या समझते हैं दोस्तों? करिकुलम को हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। और पाठ्यक्रम का आशय क्या होता है? सबसे पहले आप समझ लो कि पाठ्यक्रम होता क्या। जो आप पढ़ते हो ना क्लासेस में, तो देखना बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह होते हैं, है ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं। आखिर उनका हमारा जीवन में क्या रोल होता है? वो पाठ्यक्रम को बहुत सलीके से, बहुत तरीके से सजाया जाता है। किसी भी क्लास में इंसान के मतलब कोई बच्चा है तो उस बच्चे के मानसिक स्तर, जीवन स्तर और इस सभी को, उनके टैलेंट वगैरह को देखते हुए किस समय पर उसका दिमाग कितना विकसित होता है, इन सब को देखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, जिससे कि भविष्य में उस पाठ्यक्रम से उस बच्चों को फायदा मिले। चलो आगे चलते हैं कि आखिर पाठ्यक्रम का आशय क्या है। दोस्तों बोल रहा है विद्यालय के भीतर और बाहर की सभी नियोजित सीखने की गतिविधियां, नियोजित सीखने की भी गतिविधियां यानी कि प्लान तरीके से सीखने की गतिविधियां, ऑल प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। स्कूल के अंदर और स्कूल से बाहर दोनों जगह बच्चों का जीवन बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऐसे में प्लान्ड लर्निंग को ही यानी नियोजित तरीके से सीखने को ही हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हिडन करिकुलम? यानी कि छिपी हुई पाठ्यक्रम क्या है? छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? छिपा हुआ क्या हो सकता है? यानी कि वो पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे सीखते हो। ये चीज़ें ध्यान रखना। यानी कि अनुशासन, शिष्टाचार और मूल्यों जैसी अनलिखी शिक्षा। याद रहे जो लिखी हुई है वो तो आपका छिपा हुआ हो नहीं सकता, वो तो सामने है। लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती है जो छिपी हुई होती है और हमारे जीवन को संचालित करती है। वो है अनुशासन, शिष्टाचार और मूल्य जैसी अनलिखित शिक्षा। अनरिटन लेसन्स लाइक डिसिप्लिन, मैनर्स एंड वैल्यूज़। ये है हमारा हिडन करिकुलम। चलिए चलते आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाई को करिकुलर एक्टिविटीज़? दोस्तों ये जो है ना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से क्या तात्पर्य है? ये जो है वैसे पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं जो पाठ्यक्रम के साथ चलती है, जैसे अध्ययन के साथ साथ वाद विवाद, खेल, संगीत और कला जैसी गतिविधियां। अध्ययन के साथ साथ, ध्यान रहे, अध्ययन मतलब लर्निंग, आप सीख रहे हो। सीखने के साथ साथ हमारे पास डिबेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, ये सब हमारी स्टडीज़ के साथ चलते रहते हैं और इसीलिए इनको सह पाठ्यक्रम कहते हैं। यहाँ लिखा है ना सह पाठ्यक्रम। सह पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम के साथ चलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाई इज करिकुलम डायनामिक? डायनामिक मतलब क्या होता है? गतिशील, जो बदलता रहता है ना। तो डायनामिक, करिकुलम को डायनामिक क्यों कहा गया? यानी पाठ्यक्रम को गतिशील क्यों कहा जाता है? गतिशील मतलब जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो एक बात बताओ, क्या जीवन में सभी चीज़ें हमेशा एक समान होती है? नहीं होती है। समय बदलता है, वक्त बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, चीज़ें बदलती है, विचार बदलते हैं, हर चीज़ बदलता है, यहाँ तक कि पूरे इंसान ही बदल जाते हैं। तो ऐसे में पाठ्यक्रम का गतिशील होना स्वाभाविक सी बात है। देखो लिखा हुआ ये सामाजिक आवश्यकताओं और नए ज्ञान के अनुसार बदलता है, क्योंकि समाज भी बदलता है, आवश्यकताएं बदलती है। तो ऐसे में नए ज्ञान की ज़रूरत होगी, नए अनुभव की ज़रूरत होगी। तो पाठ्यक्रम को गतिशील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट चेंजेस विद सोशल नीड्स एंड न्यू नॉलेज। नए ज्ञान और समाज की ज़रूरत के अनुसार क्या होता है? ये बदलते रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम? सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? ऐसा पाठ्यक्रम जो विषय केंद्रित है ना, तो ये होता क्या है? तो दोस्तों लिख रहा है लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड अराउंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। मतलब विषय केंद्रित, ध्यान रहे केंद्रित किस पर है? विषय के केंद्रित है, यानी अध्ययन के विभिन्न विषयों पर आधारित शिक्षा। जो अध्ययन के लिए अलग अलग विषय है ना, तो उस पर आधारित शिक्षा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है। अब जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में आप क्या पढ़ोगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, फैक्ट के बारे में पढ़ोगे, है ना। अब साइंस में आप कुछ और पढ़ने लग गए तो वो फिर विषय केंद्रित कैसे रहा? तो विषय केंद्रित मतलब होता है उस विषय से संबंधित शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने एग्ज़ाम के वक्त सही से रिवीजन नहीं किया तो आपका पिछला जो याद किया वो होता है ना, चाहे आप कभी भी याद किया वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए आप रिवीजन ढंग से कीजिए। रिवीजन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत पढ़ने ही पड़ेंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऑप्शंस को हटा दिए है, आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर याद करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका करीब करीब आधे से ज़्यादा समय की बचत हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर सही तरीके से और परफेक्ट वीडियोस की बाढ़ आने वाली है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम? चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित, ठीक है, यानी ऐसा करिकुलम जो बालक के इर्द गिर्द उनको सोच समझ करके बनाया जाता है। क्या होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम? तो बच्चों की आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं के अनुसार बनाई गई शिक्षा, यानी बच्चे की आवश्यकता क्या है। अब आप बोलोगे कि क्लास 4th का बच्चा है और उसकी आवश्यकता अगर आपने नहीं देखा तो क्लास 4th को क्या आप क्लास 8th का सिलेबस दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि उसको अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी अभी वैसी रुचि नहीं है, ठीक है, उसका माइंड अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक के अनुसार पाठ्यक्रम को बनाना हुआ, यानी देखो लिखा हुआ है कि लर्निंग प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, उनकी योग्यता के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। व्हाट इज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम? यानी एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधियां, सेंटर्ड मतलब केंद्रित। गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? तो फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग थ्रू प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखो गतिविधि मतलब क्या होता है, इसको एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी मतलब कुछ करना, जब आप कुछ करते हो तो कुछ करके सीखते हो, तो वही बता रहा है क्या कि परियोजनाओं और प्रयोगों के माध्यम से, जब आप कुछ कर रहे हो, कोई परियोजना कोई प्रयोग, उसके माध्यम से करके सीखने पे जोर देता कौन? गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम। गतिविधि यानी गतिविधि का मतलब हो गया एक्टिविटी, एक्टिविटी करते हो, प्रयोग बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो करके सीखते हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम? इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत, ठीक है। एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? एकीकृत पाठ्यक्रम तो सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू गिव होलिस्टिक नॉलेज। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिनको आपस में जोड़ा गया है जिससे कि एक समग्र ज्ञान आपको मिल सके, यानी विषयों को जोड़कर समग्र ज्ञान प्रदान करना ही इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक यूनाइट करते हैं जिससे कि आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिल सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। व्हाट इज कोर करिकुलम? कोर करिकुलम क्या होता है दोस्तों? कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? तो बोल रहा है कि कॉमन सब्जेक्ट्स नेसेसरी फॉर ऑल लर्नर्स। ऐसे सब्जेक्ट्स यानी कि सभी शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक सामान्य विषय, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सभी के लिए ज़रूरी होते हैं और उन सभी के लिए जो ज़रूरी होते हैं उनको सभी को पढ़ना होता है, तो ऐसे विषयों को कोर पाठ्यक्रम कहते हैं, यानी कि कोर पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पाइरल करिकुलम? व्हाट इज यस स्पाइरल करिकुलम। तो सर्पिल पाठ्यक्रम क्या है? सर्पिल पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? तो बोल रहा टॉपिक्स आर रिविजिटेड एट डीपर लेवल्स इन हायर क्लासेस, यानी कि उच्च कक्षाओं में विषयों को गहराई से दोबारा पढ़ाना, समझना। उच्च कक्षाओं में यानी कि बात छोटी क्लासेस की नहीं हो रही, बड़ी क्लासेस की हो रही है। बड़ी क्लास में आपको जब सब्जेक्ट को गहराई से दोबारा पढ़ाया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको सर्पिल पाठ्यक्रम कहा जाता है। याद, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन? यानी पाठ्यक्रम मूल्यांकन का महत्व क्या है? पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो बोल क्या रहा है कि यह जानने के लिए कि क्या सीखने के लक्ष्य पूरे हुए। जब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है तो हमें पता चलता है कि जिस लक्ष्य से हम सीख रहे हैं क्या वो लक्ष्य पूरा हुआ, यानी कि टू चेक वेदर लर्निंग गोल्स आर अचीव्ड, क्या हम उस लक्ष्य को हासिल कर लिया? अगर नहीं किए तो सीखना फिर व्यर्थ गया ना, फिर दोबारा सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न करिकुलम थ्योरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडर्न
करिकुलम थ्योरी का, मॉडर्न मतलब आधुनिक, पाठ्यक्रम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक पाठ्यक्रम सिद्धांत का जनक किसे मानते हैं दोस्तों? तो ये है फ्रैंकलिन बॉबिट। फ्रैंकलिन बॉबिट को हम लोग मॉडर्न करिकुलम थ्योरी के जनक मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मीन्ड बाई करिकुलम ट्रांजैक्शन? करिकुलम ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? तो पाठ्यक्रम लेन देन से क्या आशय है? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, बैंकों में करते हो ना पैसे का ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, है ना। तो पाठ्यक्रम लेन देन से क्या आशय है दोस्तों? तो द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन क्लास। एक्चुअल प्रोसेस मतलब कक्षा में होने वाली वास्तविक शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। किसका? करिकुलम का। यानी मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? एक तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है। किसका? पाठ्यक्रम का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, करिकुलम का ट्रांजैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाई करिकुलम डेवलपमेंट? यानी पाठ्यक्रम विकास क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? पाठ्यक्रम विकास से आप क्या समझते हो? तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना, लागू करना और सुधार करना। क्या है? डिजाइनिंग है, इम्प्लीमेंटिंग है एंड इम्प्रूविंग करिकुलम। पाठ्यक्रम का विकास करना। पाठ्यक्रम विकास मतलब आप उसे डेवलप कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? तो उसका रूपरेखा तैयार कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ उसको लागू कर रहे हो, उसमें सुधार कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट यानी कि विकास कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं? यानी पाठ्यक्रम विकास के चरण कौन कौन से हैं? कितने चरण में आप पाठ्यक्रम को विकसित कर सकते हो? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ योजना, रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। लगभग 4 है, 4 चरण है। प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन है। प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ये 4 चरण है आपके पाठ्यक्रम के विकास के। प्लानिंग करके पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हो, उसकी रूपरेखा तैयार करके, उसका क्रियान्वयन करके और उसका मूल्यांकन करके। यानी पहले आपने क्या किया? योजना बनाया, फिर रूपरेखा किया, तैयार किया, फिर उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया यानी कि इम्प्लीमेंट किया उसको, और बाद में आपने मूल्यांकन देखा कि आखिर हमने अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट इज मीन बाय टीचर सेंटर्ड टीचिंग? यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण से क्या तात्पर्य? देखो, जब हम किसी की केंद्रित पढ़ते हैं ना, मतलब कि वहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक को केंद्र में रखा गया, मतलब बालक के लिए शिक्षा है। समझ में आया? या बालक के लिए शिक्षा है मतलब बालक के व्यक्ति क्या कहते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में, उसकी आवश्यकताओं के बारे में, वो हो गया। अब टीचर केंद्रित शिक्षण है मतलब टीचर के बेस, यानी कोर क्या हो गया? टीचर हो गया। अब टीचर के अनुसार चीज़ें होंगी। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य क्या है? कि शिक्षक बोलते हैं और विद्यार्थी मुख्य रूप से सुनते हैं और लिखते हैं। ठीक है, शिक्षक बोलते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं और लिखते हैं, ये हो गया शिक्षक केंद्रित। इट मीन्स टीचर डोमिनेट्स एंड स्टूडेंट्स मोस्टली लिसन एंड नोट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 137। व्हाट इज मीन बाय लर्नर सेंटर टीचिंग? तो लर्नर में क्या होता है? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण क्या है दोस्तों? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं और शिक्षक मार्गदर्शन करते हैं। विद्यार्थी सीखते हैं और शिक्षक मार्गदर्शन करता है। आप बोलोगे सर इसमें तो ज़्यादा फर्क तो है नहीं, है ना? तो ज़्यादा फर्क कहाँ है दोस्तों? टीचर सेंटर्ड में टीचर बोलता है और बाकी बच्चे काम करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड में चाइल्ड काम करते हैं, टीचर उनका मार्गदर्शन करता है। मतलब इंपॉर्टेंस एक तरीके से जिस भी सेंटर्ड पढ़ते हो, जो केंद्रित होता है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बाल केंद्रित में बालक का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है और शिक्षक केंद्रित में शिक्षण का रोल ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 138 क्वेश्चन में। व्हाट इज लेक्चर मेथड? लेक्चर मेथड क्या होता है? लेक्चर मतलब क्या होता है? व्याख्यान देना। तो व्याख्यान पद्धति क्या है दोस्तों? तो बोल रहा है कि शिक्षक विषय समझाते हैं और विद्यार्थी सुनकर नोट्स बनाते हैं, यही तो व्याख्यान है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, या तो आप नोट्स बना रहे होंगे, या तो आप सुन के याद कर रहे होंगे, या रिवीजन कर रहे होंगे। तो यही तो है लेक्चर मेथड। यानी टीचर एक्सप्लेन है टॉपिक वाइल स्टूडेंट्स लिसन एंड टेक नोट्स। टीचर को ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? इसे सुन रहे हैं या लिख रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज डिस्कशन मेथड? डिस्कशन मेथड क्या होता है दोस्तों? डिस्कशन मेथड से आप क्या समझते हो? तो चर्चा पद्धति क्या है? चर्चा पद्धति में क्या होता है? तो चर्चा पद्धति में विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर विषय पर विचार विमर्श करते हैं।
चर्चा पद्धति में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिल गए हैं और विषयों पे क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श। इधर से विद्यार्थी बोल रहा है, इधर से टीचर बोल रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर। मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर टॉक टुगेदर टू एक्सप्लोर ए टॉपिक। एक टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए क्या करते हैं, स्टूडेंट और टीचर आपस में बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शन पद्धति। प्रदर्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रदर्शित की जाती है, उससे सीखते हो, है ना। तो प्रदर्शन पद्धति में क्या आते हैं, किसी प्रक्रिया या प्रयोग को दिखाकर समझाना। आपने किसी चीज़ को दिखाया और उसको समझाया, ये क्या है, प्रदर्शन होता है। आप किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने एक मॉडल आपको दिखाया, उसके बाद आपको समझाया, ये प्रदर्शन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है ये। शोइंग ए प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट टू मेक लर्निंग क्लियर, यानी किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी चीज़ को दिखाना, टॉपिक को समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है दोस्तों, परियोजना पद्धति क्या है। तो बोल रहा विद्यार्थी वास्तविक कार्य और परियोजनाएं पूरी करके सीखते हैं। परियोजना पद्धति में परियोजना क्या होता है, परियोजना दिया जाता है ना, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट दिया जाता है। आज जब आप प्रोजेक्ट पूरा करते हो तो आप सीखते हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि किसी स्पेसिफिक क्रॉप के बारे में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसको बारे में, तो अब आप उसके बारे में, उस फसल के बारे में डिस्कशन करोगे, देखोगे, चिपकाओगे उसको फाइल वगैरह में, और आपने क्या किया, पूरी तरीके से प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के तैयार किया, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाकर सीखा। वही बता रहा है इसमें, स्टूडेंट लर्न बाय कंप्लीटिंग रियल लाइफ टास्क एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, रियल लाइफ टास्क कंप्लीट करके वो सीखते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान पद्धति क्या है दोस्तों, समस्या समाधान पद्धति क्या होता है। तो बोल रहा है क्या कि विद्यार्थी तर्क और चरणबद्ध तरीके से उत्तर खोजते हैं। यहाँ पर समस्या क्या है, कुछ भी हो सकती है, विद्यार्थियों के जीवन से रिलेटेड भी हो सकता है और पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जब कोई समस्या सामने आती है, समस्या कोई भी मतलब प्रॉब्लम सामने आता है, तो विद्यार्थी उस पर विचार विमर्श करते हैं और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, फाइंड आंसर्स, आंसर ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, थ्रू लॉजिकल स्टेप्स एंड रीजनिंग, यानी अपने तर्क के माध्यम से, तरीके मतलब चरणबद्ध तरीके से वो क्या करते हैं, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब व्हाट इज हॉरिस्टिक मेथड, क्या है ये, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, खोज पद्धति क्या है, खोज पद्धति यानी किसी चीज़ को ढूंढना। देखिए क्या लिख रहा है, विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं ज्ञान खोजते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में क्या करते हैं, स्वयं ज्ञान खोजते हैं, नॉलेज की तलाश करते हैं। उसे गाइड कौन करता है, टीचर गाइड करता है। वो क्या करते हैं, नॉलेज की तलाश करते हैं। कौन, विद्यार्थी स्वयं ही करते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज देमसेल्व्स विद गाइडेंस। स्टूडेंट अपने गाइडेंस के माध्यम से क्या करते हैं, नॉलेज की तलाश करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हो, प्रोग्राम्ड निर्देशन क्या है। तो बोल रहा है कि शिक्षण सामग्री छोटे छोटे चरणों में दी जाती है और प्रतिक्रिया मिलती है। जब शिक्षण सामग्री को प्रोग्राम्ड वे में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, यानी छोटे छोटे चरणों में देते हैं और प्रतिक्रिया मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड निर्देश कहते हैं। निर्देश यानी कि गाइड करना, एक तरीके से आज्ञा देना। लर्निंग मटेरियल इज गिवन इन स्मॉल स्टेप्स विथ फीडबैक, यानी लर्निंग मटेरियल को मतलब बोला लर्निंग इज गिवन इन स्मॉल स्टेप। लर्निंग मटेरियल देखो समझा रहा हूँ, मान लो कि जो सीखने के जो मटेरियल है उसको छोटे छोटे चरणों में हम दे रहे हैं और अब फीडबैक भी आपसे ले रहे हैं, है ना। एक ही बार चीज़ों का ना बता करके हमने क्या किया, छोटे छोटे फेजेस में आपको सिखाया, वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, और आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको ढूंढना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण का सही डेफिनेशन क्या है। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे मतलब आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो दोस्तों आप 4 ऑप्शन पढ़ करके कंफ्यूज होने से अच्छा है कि राइट आंसर पढ़ के उसे आप समझ लो। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षकों को विशेष कौशल सिखाने के लिए लघु शिक्षण अभ्यास, यानी ये शॉर्ट टीचिंग प्रैक्टिस टू ट्रेन टीचर इन स्पेसिफिक स्किल्स। स्पेसिफिक स्किल्स की बात हो रही है। पढ़ाना तो लगभग सबको आ जाता है थोड़े से एक्सपीरियंस में, लेकिन कहीं कहीं स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, कुछ विशेष स्किल की कौशल की ज़रूरत होती है, और ऐसे कौशल को बहुत ही छोटे तरीके में पढ़ा देना जिससे कि वो जल्दी हो जाए। सूक्ष्म मतलब लघु शिक्षण अभ्यास के माध्यम से, मतलब विशेष कौशल सिखाने के लिए क्या होता है, शिक्षकों को जो सिखाते हैं उसको हम लोग सूक्ष्म क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज टीम टीचिंग। ये टीम टीचिंग क्या होता है दोस्तों, टीम शिक्षण क्या है, टीम शिक्षण किसे कहते हैं। तो बोल क्या रहा है कि 2 या अधिक शिक्षक एक ही समूह को मिलकर पढ़ाते हैं।
सिंपल सी बात है, टीम है तो अब जब स्टूडेंट पढ़ेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। 2 और मोर टीचर्स टीच टुगेदर टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप को 2 या 2 से अधिक टीचर मिल करके उसको पढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टीम टीचिंग कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बता क्या रहा है, व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी व्यक्तिगत शिक्षण क्या है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मतलब शिक्षण देना, निर्देश देना। तो व्यक्तिगत शिक्षण क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक छात्र की गति और क्षमता के अनुसार बनाई गई शिक्षा। लर्निंग डिजाइन टू मैच ईच स्टूडेंट्स पेस एंड एबिलिटी। व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, सुनना, अब 10 स्टूडेंट में क्या है कि हर एक की नॉलेज एबिलिटी अलग है, तो मैं एक ही नियम को सब पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सबको उनके मतलब नेचर के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा अपने करिकुलम में चेंजेस लाने होंगे, अपने तरीकों में बदलाव लाना होगा। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ऐसे में मुझे व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा, यानी स्पेसिफिक, जैसे मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से 5-6 ऐसे बच्चे हैं ना जिन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वैसे बच्चों के लिए अगर आप कुछ नया करते हो, कुछ मतलब उनके नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप शिक्षा देते हो उन्हें, तो वो हो जाता है इंडिविजुअलाइज, यानी व्यक्तिगत शिक्षण हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि प्रत्येक छात्र की गति और क्षमता के अनुसार बनाई गई शिक्षा, यानी छात्रों के अनुसार बनाई गई जो शिक्षा होती है उसे व्यक्तिगत शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, मिश्रित शिक्षण कहते हैं इसको दोस्तों। तो ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि मिश्रित शिक्षण, मिश्रित के वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होगा। किन चीज़ों का हो सकता है, तो देखो बोल रहा है आमने सामने और ऑनलाइन शिक्षा का मिश्रण। आमने सामने और ऑनलाइन शिक्षा मतलब कि आप आमने सामने भी और ऑनलाइन भी शिक्षा चल रही है, इसका जो मिश्रण होता है ना इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन होता है किसका, फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो बहुत बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, यानी पलटी हुई कक्षा किसे कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम, पलटी हुई, ये क्या होता है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मान लो एग्जाम में आ गया और आपने पढ़ा नहीं है तो आपके दिमाग में आएगा पलटी हुई कक्षा कैसी होती है। तो देखो पलटी हुई किसको कहते हैं, विद्यार्थी घर पर सामग्री पढ़ते हैं और कक्षा में अभ्यास करते हैं, क्या हो गया ये, फ्लिप्ड। फ्लिप्ड मतलब देखना ना, फ्लिप हो जाता है ना, तो फ्लिप्ड मतलब पलटी हुई। तो विद्यार्थी घर पर सामग्री पढ़ते हैं, पढ़ने का काम कहाँ है उनका, घर पर है, और अभ्यास कहाँ करेंगे जा करके, कक्षा में अभ्यास करेंगे, क्लास में अभ्यास करेंगे, यानी स्टूडेंट्स स्टडी कंटेंट एट होम एंड प्रैक्टिस इन क्लास, इसको फ्लिप्ड लर्निंग कहा जाता है, फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 150वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसको कहते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करके सीखना, अनुभव से सीखना। तो अनुभवात्मक शिक्षा क्या है दोस्तों, तो लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस, मतलब करके और अनुभवों पर विचार करके सीखना। आपने करके सीखा और जो अनुभव हुए, अनुभव पर विचार किया कि यार ऐसे किया था तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसे किया तो हो गया, यानी अनुभव पर आप विचार कर रहे हो और फिर सीख रहे हो, इसको कहते हैं हम लोग गलत पढ़ दिया था मैंने, माफ़ी चाहता हूँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल मतलब अनुभवात्मक शिक्षा, ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखना, ठीक, माफ़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 150, यानी 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि लगातार कई क्वेश्चंस के सीरीज लेकर आऊंगा, हजारों क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आपके सामने फटाफट रिवीजन के लिए। जब आप मेरे क्लास ले रहे होंगे ऑनलाइन, कितने भी हो, भी चैनल नया है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्द मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर 1 मिनट भी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, ज़्यादा वीडियो होगा तो आप उसको 1.5x यानी कि स्पीड में करके आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं आपका समय कहीं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको स्पीड में रिवीजन करते हुए जाना है, जिससे कि हज़ारों क्वेश्चन का रिवीजन मात्र आप 1 दिन में या कुछ घंटों में कर सको। ऐसा मैं करिकुलम लेकर के आऊँगा ऑनलाइन, ऐसे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा जिससे आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। बस आपसे मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप रिविज़न जरूर करो, पूरा वीडियो देखो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अपने कुछ दोस्तों को वीडियो शेयर भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब तो आप करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करने पे मुझे हिम्मत मिलती है और मैं और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो 150 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 151, 151 नंबर।
व्हाट इज मीन बाय एजुकेशनल इवैल्यूएशन? एजुकेशनल इवैल्यूएशन से क्या समझते हो? मतलब शैक्षिक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों बता रहा है कि विद्यार्थी की प्रगति का व्यवस्थित आकलन। इवैल्यूएशन हमेशा समझना, इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब एक तरीके से पूरे काम का निरीक्षण आपने किया कि इसने हमें मिला क्या, बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ, हमने जो कोशिश किया हम कितने मतलब कितने हद तक हम सफल हो पाए, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में आता है। तो वही बता रहा है कि विद्यार्थी की प्रगति का व्यवस्थित आकलन, आकलन मतलब अंदाज़ा लगाना। तो सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस, ये होता है हमारा एजुकेशनल इवैल्यूएशन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बोल रहा व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, मूल्यांकन के मुख्य कौन कौन से प्रकार हैं? तो बोल रहा प्रगतिशील और संक्षेपात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। दो तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसको प्रगतिशील और संक्षेपात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? तो दोस्तों फॉर्मेटिव अभी हमने पढ़ा ना, इवैल्यूएशन कितने टाइप के? दो है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, है ना। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी प्रगतिशील मूल्यांकन क्या है? तो बता क्या रहा है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए लगातार प्रतिक्रिया। समझना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान, यानी सीखने की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई। सुनना, शब्द में ही आंसर है। प्रगतिशील मूल्यांकन यानी कि यह मूल्यांकन अभी क्या है, प्रगति में है ना, अभी चल ही रहा है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान, जब तक सीखने की प्रक्रिया चल रही होती है, चाहे वो कितने दिनों की हो या एक दिन की हो या महीनों की हो, सीखने की प्रक्रिया के दौरान क्या है, सुधार के लिए लगातार प्रतिक्रिया। सुधार करने के लिए आप सीख रहे हो, आप यहाँ सुधार करो, यहाँ सुधार करो, तो ये जो मतलब सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो सुधार की प्रतिक्रिया चलती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील मूल्यांकन कहते हैं, यानी ऑन गोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 154। व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन? क्या होता है ये? संक्षेपात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं दोस्तों? बड़ा पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में अंतिम आकलन, मतलब फाइनल असेसमेंट है ये। कब? एट द एंड ऑफ ए कोर्स और टर्म। जैसे आपका सीखने का प्रक्रिया खत्म हो गया, अब जो आपका फाइनल जो इवैल्यूएशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे समेटिव इवैल्यूएशन। तो ठीक समझ में आ गया, एक हो गया आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक हो गया समेटिव इवैल्यूएशन, है ना। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रगति में रहता है, और जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है जो अंत में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन। डायग्नोसिस मतलब जब डॉक्टर देखना डायग्नोसिस करता है ना, पता करता है, निदान करता है, यानी कि हमारी समस्याओं का समाधान निकालता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन में क्या हो सकता है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों और उनके कारणों का पता लगाना। दोस्तों मैंने आपका क्या डायग्नोसिस मतलब डायग्नोस करना, यानी पता लगाना। जो डॉक्टर तो हमारी बीमारियों का पता लगाता है ना, है ना, उसी तरीके से विद्यार्थियों की कठिनाइयों और उनके कारणों का पता लगाते हैं निदानात्मक मूल्यांकन में। आइडेंटिफाइंग लर्नर्स डिफिकल्टीज एंड रीजंस बिहाइंड देम। लर्नर की डिफिकल्टी क्या है, समस्या क्या है, और उसका कारण क्या है, और उसके कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्ट? ये क्या होता है दोस्तों? मानदंड आधारित परीक्षा क्या होती है? बताओ, मानदंड आधारित परीक्षा। तो बोला ऐसी परीक्षा जो तय मानदंडों के अनुसार सीखने को मापती है। ऐसी परीक्षा जो तय मानदंडों के अनुसार, यानी पहले उसके मानदंड तय करेंगे। मानदंड क्या होता है दोस्तों? कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि किस तरीके से ये परीक्षा होगी, और उसके अनुसार जो है उसको मापना, यानी टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग अगेंस्ट फिक्स्ड स्टैंडर्ड। कुछ फिक्स स्टैंडर्ड के तहत शिक्षा को मापना, मतलब आपने क्या किया, कुछ चीज़ें डिसाइड कर दी कि ये शिक्षा ऐसे होगी। अब आपने मानदंड तो तैयार कर दिया, आपने नियम तो लगा दिए, अब उसके अनुसार क्या करोगे, आप परीक्षा को मापोगे। तो तय मानदंडों के अनुसार सीखने को मापोगे कि आखिर क्या मतलब सीखने की प्रक्रिया कैसी रही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 157। व्हाट इज नॉर्म रिफरेंस टेस्ट? अब ये नॉर्म रिफरेंस मानक आधारित परीक्षा क्या है दोस्तों? इससे पहले हमने कौन सा आधारित पढ़ा था? मानदंड आधारित, जिसमें हम लोग तय मानदंड कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। अब ये मानक आधारित परीक्षा क्या है? बोला ऐसी परीक्षा जो विद्यार्थी के अंक साथियों से तुलना करती है। ध्यान रखना, विद्यार्थियों के अंक साथियों से तुलना करती है। टेस्ट डेट कंपेयर्स ए लर्नर्स स्कोर्स विद पीयर्स, यानी कि ऐसी परीक्षा मानक आधारित मतलब आप विद्यार्थियों के अंक को, यानी कि नंबर्स को क्या करते हो, उनके साथियों से कंपेयर करते हो। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट? ये क्या उपलब्धि? अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, आपने क्या प्राप्त किया है। तो उपलब्धि परीक्षा क्या होता है? उपलब्धि परीक्षा से आप क्या समझते हो? यानी किसी विषय में सीखी गई बातों को मापने वाली परीक्षा।
आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है उसको मापने की परीक्षा। जैसे मान लो आपने किसी विषय में आपने बहुत सारी चीज़ें गेन किया, प्राप्त किया, अब आप में की उपलब्धि उस विषय में कैसी है उसको मापने की जो परीक्षा होती है उसको उपलब्धि परीक्षा कहते हैं। यानी एग्जाम टू मेजर व्हाट हैज़ लर्न इन ए सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट में क्या सीखा उसकी उपलब्धि के लिए जो परीक्षा, उसको मापने के लिए जो परीक्षा लेते हैं उसको हम लोग उपलब्धि परीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159, व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड क्या होता है, मतलब योग्यता परीक्षा क्या होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, वही तो ये एप्टीट्यूड मतलब आप समझ गए होंगे योग्यता परीक्षा। अब ये क्या होता है, तो भविष्य के सीखने या कौशल की क्षमता को मापने वाली परीक्षा। भविष्य में सीखने या कौशल की क्षमता को मापने के लिए जो हम परीक्षा लेते हैं उसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट यानी योग्यता परीक्षा कहते हैं। टेस्ट टू मेजर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लर्निंग और स्किल्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिलायबिलिटी इन टेस्टिंग। ठीक है, अब बता क्या रहा है, परीक्षा में विश्वसनीयता क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, तो बोल रहा है क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर टाइम, मतलब समय के साथ परीक्षा परिणामों की स्थिरता। विश्वसनीयता मतलब परीक्षा में विश्वसनीयता, यानी कि आपको परीक्षा में विश्वास तो होनी चाहिए, आपको उस पर उसको लेकर के कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। तो समय के साथ परीक्षा परिणामों की स्थिरता, यानी समय के साथ परीक्षा परिणाम जो है वो मतलब ऐसे समझो कि अगर आपको विश्वसनीयता आपकी खत्म हो जाएगी परीक्षा में तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना तैयारी का, है ना। तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि समय के साथ साथ परीक्षा परिणामों की स्थिरता होनी चाहिए जिससे कि परीक्षा में विश्वसनीयता रहे। तो वही बता रहा है परीक्षा में विश्वसनीयता क्या होती है। नेक्स्ट देखो आगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज वैलिडिटी इन टेस्टिंग। ठीक है, मतलब परीक्षा में वैधता क्या है। टेस्टिंग यानी परीक्षा, वैलिडिटी मतलब वैधता। वैधता क्या होता है दोस्तों परीक्षा में, तो बोल रहा है क्या परीक्षा वही माप रही है जो उसे मापना चाहिए या फिर परीक्षा का ज़्यादा उद्देश्य हमें दिखाई नहीं दे रहा। वेदर ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर, परीक्षा में वैधता का मतलब क्या ये परीक्षा वैध है, क्या वैध मतलब न्याय संगत है, न्याय संगत का मतलब क्या वो परीक्षा जिस तरीके से अपने मानदंड निर्धारित की थी उसी के अनुसार ली जा रही है, क्या ये परीक्षा का उद्देश्य जो था उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग की जा रही है, क्या मतलब क्या परीक्षा सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है परीक्षा की वैधता डिसाइड करती है। इसीलिए यहाँ लिख रहा कि क्या परीक्षा वही माप रही है जो उसे मापना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इन इवैल्यूएशन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता क्या है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता क्या है दोस्तों, तो अंक देने में व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्ति। ध्यान रखना वस्तुनिष्ठता मूल्यांकन में मतलब अंक देते वक्त व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बायस इन स्कोरिंग, मतलब आप जब किसी को नंबर दे रहे हो तो आप किसी विद्यार्थी को सोचकर उसके नाम के अकॉर्डिंग, क्लास के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग या उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो, ये सोच कर नंबर आपको नहीं देना, ये पक्षपात होता है। तो इसी चीज़ से आज़ादी जो है मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE क्या है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, ये है शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास का नियमित आकलन। इसका मतलब रेगुलर असेसमेंट किसका, दोनों का, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक ग्रोथ हो। CCE कहते हैं इसको, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक ग्रोथ का लगातार असेसमेंट करना, लगातार आकलन करना ही क्या कहलाता है, CCE कहलाता है। तो CCE का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस लगातार चलने वाला जो, और सतत जो है मतलब व्यापक मूल्यांकन है, लगातार चलने वाला और व्यापक मूल्यांकन को हम लोग, व्यापक मतलब लगातार और व्यापक यानी कंटिन्यू, एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो सबका मूल्यांकन होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम से आप क्या समझते हो, यानी यहाँ लिख रहा है कि ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, तो बोला विद्यार्थियों की प्रगति को अंकों की बजाय ग्रेड में बताना। विद्यार्थियों की प्रगति को अंकों की बजाय ग्रेड में बताना, ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है, यानी रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स। ये ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे ग्रेड होता है ना ABCD या A+ ऐसे करके ग्रेड हम लोग देते हैं। अब मैं आपको जस्ट थोड़ी देर के लिए बता दूं, ये जो ग्रेड सिस्टम है ना, विद्यार्थियों के अंदर इन्फीरियरिटी हो गया, यानी कंपेयर करके ऐसा सोचना कि ये तो इसका तो मार्क्स बहुत अच्छा आता है मेरा कम आता है, या कभी कभी पेरेंट्स के वजह से कि पेरेंट्स क्या करते हैं, दो बच्चों के बीच में कंपेयर करते हैं इससे, जिससे बच्चों
बच्चों को ना मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ती थी नंबर के कंपेयर के वजह से। जैसे मान लो ऐसे समझना, जैसे मान लो एक बच्चे का ना बहुत अच्छा ग्रेड आया, कितना, करीब करीब ऐसे समझो 95% से ऊपर, मतलब किसी सब्जेक्ट में 95 नंबर आए, 95 नंबर आए एक बच्चे का, और दूसरे ही बच्चे का जो नंबर है वो आपका ऐसे मान लो ना, चलो दो बच्चों का मान लो, एक बच्चे का आया नंबर 99 और दूसरे बच्चे का आया 98, समझो। अब ये नंबर अगर उनके पेरेंट्स देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि इस बच्चे का नंबर तेरे से एक नंबर ज़्यादा आ गया, तूने कम पढ़ा है ना। अब वो उस पर मेंटल टॉर्चर क्रिएट कर देंगे एक नंबर की वजह से। लेकिन वही जब ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो ग्रेडिंग सिस्टम में दोनों का ग्रेड सेम रहेगा। तो बच्चों के लिए स्पेसिफिक ग्रेडिंग सिस्टम मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन बता रहा व्हाट इज मीन बाय फीडबैक इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में प्रतिपुष्टि का क्या आशय, शिक्षा में प्रतिपुष्टि से क्या आशय है, फीडबैक से क्या आशय शिक्षा में। तो विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के बारे में दी गई जानकारी, यानी इन्फॉर्मेशन गिवन टू लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, फीडबैक देना। अब विद्यार्थियों परीक्षा में क्या हुआ, बच्चों ने अच्छा किया और उसके बाद जो है ना हमने उनके प्रदर्शन के बारे में उनको जानकारी दी, तो यही होता है एजुकेशन में फीडबैक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप उसको सही तरीके से उसको ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, आत्म मूल्यांकन क्या है दोस्तों। तो विद्यार्थी अपनी प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करते हैं, स्टूडेंट्स इवेल्युएट देयर ओन प्रोग्रेस, यानी कि आत्म मूल्यांकन मतलब खुद का मूल्यांकन करना। तो खुद कौन करेगा, विद्यार्थी खुद ही करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज पीर असेसमेंट, यानी कि सहपाठी मूल्यांकन क्या है। सहपाठी मतलब जो हमारे दोस्त मेरे साथ पढ़ते हैं ना, आपके साथ पढ़ते हैं, उनको सहपाठी कहते हैं, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। तो वो मूल्यांकन क्या है, तो विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करते हैं कि उसका कार्य कैसा है, मेरा कार्य कैसा है, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, मेरी कैसी है, उसके नंबर कितने हैं, मेरे कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना विद्यार्थी एक दूसरे को देख कर ही अपना मूल्यांकन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एसेस ईच अदर्स वर्क, वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं दोनों ही। अब एक दूसरे काम को एक्सेस करना ही क्या है, इनका पीर असेसमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर, यानी कि डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक परीक्षा का उपयोग किस लिए होता है। तो मैंने आपको कहा था ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो सीखने की कमियों का पता लगाने और समाधान योजना बनाने के लिए किया जाता है। टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड प्लान रिमेडीज़, यानी सीखने में जो कमी रह गई है उसको पता लगाते हैं और साथ ही साथ उसका समाधान के लिए ये टेस्ट हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक शिक्षा क्या है। रेमेडीज होते हैं ना, किसी उपचार करना, पहले आपने पता लगाया और अब आप उपचार कर रहे हो। तो उपचार में क्या होता है, किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, यानी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष सहायता करना। देखो शब्द में ही आंसर छिपे होते हैं दोस्तों। मैं आपको कैसे समझाऊँ कि जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे या किसी चीज़ को गहराई से समझ लोगे ना, तो फिर आपको ना उससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर निकालने में समय नहीं लगेगा। तो वही बता रहा, उपचारात्मक मतलब उपचार करना, किसका, शिक्षण में आई हुई कमियों का, सिंपल सी बात है। तो स्पेशल हेल्प टू रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए विशेष जो मदद होती है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 170। व्हाट इज एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रिया अनुसंधान क्या है। रिसर्च तो समझते हो ना, अनुसंधान करना, पता लगाना। अब क्रिया से रिलेटेड है, तो बता रहा कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षकों द्वारा किया गया छोटा शोध, रिसर्च करना। ठीक है, किस पर रिसर्च किया गया, तो समस्याओं को पता लगाने के लिए। ठीक है, क्या किया गया, शिक्षकों का क्रिया, यानी कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए, कक्षा में कौन सी समस्या है इसको हल करने के लिए शिक्षकों द्वारा जो किया गया जो छोटा शोध होता है ना, उसको हम लोग क्रिया अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च कहते हैं। स्मॉल रिसर्च बाय टीचर्स टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो टीचर्स के थ्रू जो स्मॉल रिसर्च किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एक्शन रिसर्च कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, तो सीखने को बेहतर बनाने के लिए उपकरण, मीडिया और तरीकों का उपयोग। देखो एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, एजुकेशनल मतलब शिक्षा से संबंधित, टेक्नोलॉजी तो शिक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। सिंपल सी बात है, यानी कि यूज़ ऑफ टूल्स, मीडिया एंड मेथड टू इम्प्रूव लर्निंग।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज ई लर्निंग। दोस्तों ई लर्निंग किसे कहते हैं। ई लर्निंग मतलब ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग मतलब होता है शिक्षा। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट के माध्यम से सीखना ही क्या होता है, ई लर्निंग कहलाता है। लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड इंटरनेट। जैसे अभी आप मोबाइल से सीख रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना कुछ तो सीख ही रहे होगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड इंटरनेट, ई लर्निंग कहलाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम किसे कहते हैं। स्मार्ट क्लासरूम मतलब क्या वो बच्चा बहुत बच्चे की तरह स्मार्ट होता है, नहीं, तो कुछ तो बात होगी ना उस क्लास में, बिल्कुल बात होगी। तो उस क्लास में डिजिटल बोर्ड होगा, मल्टीमीडिया और इंटरनेट वाली क्लास होगी। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो आप कोचिंग क्लासेस लेते हो ना, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मेरे पास जो स्क्रीन है, जो आप यहाँ देख रहे हो, जो आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, ये क्या है, ये भी क्या है, एक तरीके के स्मार्ट क्लासरूम है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये आप तक पहुंचाई जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको बोला क्लासरूम विद डिजिटल बोर्ड्स, मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट, ये सारी चीज़ें क्लासरूम में होती है, तो उसको हम लोग स्मार्ट क्लासरूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम किसे कहते हैं दोस्तों, तो आभासी कक्षा क्या है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट। आभासी वर्चुअल क्लासरूम ऐसा होता है, एक ऑनलाइन मंच होता है जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी बातचीत करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम जैसे आपने गूगल मीट देखा होगा, है ना, जूम देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट बातचीत करते हैं, क्लासरूम होती है, लेकिन वो ऑफलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन होती है, उसको वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिमुलेशन इन टीचिंग। सिमुलेशन इन टीचिंग क्या होता है दोस्तों, यानी शिक्षण में सिमुलेशन क्या होता है, तो अभ्यास और शिक्षण के लिए वास्तविक जैसी परिस्थितियां बनाना। सिमुलेशन मतलब होता है कि अब क्या करना, अभ्यास करना या प्रशिक्षण करना है, तो जो परिस्थितियां ना वो वास्तविक बना देना। जैसे मान लो एडवेंचर के तौर पर सीखना, अब हम क्या करेंगे कि चलो मान ले कि हमें नेचर के बारे में सीखना, तो नेचर के बारे में सीखना तो चलो जंगल में, फिर हम बहुत अच्छे से सीख लेंगे। वो क्या होता है, बिल्कुल रियल लाइक सिचुएशन हो जाता है। क्रिएटिंग रियल लाइक सिचुएशन फॉर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब ऐसे समझो जिस चीज़ को बता रहे हो ना उसी चीज़ के अकॉर्डिंग सीखना, है ना। अब आप मान लो कि डायनासोर्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो अब आपने क्या किया, डायनासोर के म्यूजियम में ले जाकर एकदम अच्छे से आपने बताना शुरू कर दिया। मतलब माहौल को, जरूरी नहीं कि आप बाहर ही जाओ, क्लास में भी वैसा रियल लाइफ सिचुएशन आप बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 है, व्हाट इज मीन बाय आईसीटी इन एजुकेशन। शिक्षा में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में आईसीटी से क्या आशय है दोस्तों, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स इन लर्निंग, यानी शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपकरण को ही आईसीटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण क्या है। सिंपल सा आंसर है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त, यानी इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, कंप्यूटर का। शिक्षण जिसमें कंप्यूटर अभ्यास और मार्गदर्शन देता है, वैसा शिक्षण जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, अभ्यास और मार्गदर्शन, प्रैक्टिस और गाइडेंस देता है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि टीचिंग वेयर कंप्यूटर प्रोवाइड्स प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट इज मल्टीमीडिया लर्निंग। मल्टीमीडिया लर्निंग हम किसे कहते हैं। मल्टीमीडिया लर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बोला पाठ, चित्र, ध्वनि और वीडियो का संयुक्त प्रयोग करके सीखना। लर्निंग यूजिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियो टुगेदर, यानी कि क्या करते हैं हम लोग, इमेज के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक साथ जब हम सीखते हैं ना, तो उसको मल्टीमीडिया लर्निंग कहते हैं। मल्टी मतलब होता है बहु, मीडिया मतलब होता है क्या, जो जैसे हम लोग नॉर्मल मीडिया कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है मीडिया में। मल्टी मतलब होता है ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, यानी शैक्षिक प्रसारण क्या है। ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारण करना, क्या होता है शैक्षिक प्रसारण दोस्तों, तो बोल रहा है क्या, शिक्षण और जागरूकता के लिए बनाए गए रेडियो टीवी कार्यक्रम। शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए जो रेडियो टीवी कार्यक्रम होते हैं ना जागरूकता के लिए, वैसे कार्यक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, शैक्षणिक मतलब प्रसारण। एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, यानी एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित, ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारण करना, यानी शिक्षा से रिलेटेड किसी चीज़ का प्रसारण करते हो तो क्या कहलाता है, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। यानी रेडियो टीवी प्रोग्राम, अब और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रेडियो टीवी प्रोग्राम ही हो। मेड फॉर टीचिंग एंड अवेयरनेस, टीचिंग के लिए किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाना, वो क्या होता है, हमारा एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना और उनसे भी बोलना कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला ही बढ़े और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ले करके आ सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्शन है आज का, व्हाट इज़ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग क्या है? मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। मुक्त मतलब आप जो है ना, जरूरी नहीं कि वहाँ पर आप बार बार जाओ ही और रेगुलर क्लासेस नहीं करनी पड़ती। और दूरस्थ भी बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि आप कहीं दूर से, मतलब हर विद्यार्थी को रेगुलर क्लासेस और जाकर क्लासेस करने का मतलब अवसर नहीं मिल पाता, या फिर मजबूरियां होती जो जिससे वो नहीं कर पाते। ऐसे मान लो कि आप कोई काम करते हो और आपको पढ़ना भी है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? पढ़ाई वाले तो बोलेंगे आपको क्लास लेनी होगी और आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है, तो ऐसे में हम लोग दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। पूरा ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यार्थी नियमित स्कूल गए बिना ही पढ़ते हैं, ठीक है। एजुकेशन वेयर लर्नर्स स्टडी विदाउट अटेंडिंग रेगुलर स्कूल्स। ऐसी शिक्षा जिसमें हमें स्कूल जाने की या कॉलेज जाने की ज़रूरी नहीं है। देखिए क्योंकि दूरस्थ जो है ना, ये डिस्टेंस लर्निंग सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं होता, कॉलेज लेवल पर भी होता है। तो आप कॉलेज भी बिना गए आप वहाँ पर, या फिर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाओगे, आपको बीच बीच में जब बुलाया जाएगा कॉलेज स्पेसिफिक किसी टेस्ट के वगैरह लिए, तो परीक्षा के लिए तो जाना ही होगा। साथ ही साथ स्पेसिफिक किसी प्रोग्राम के लिए, किसी तरीके फाइल सबमिट करने के लिए, स्पेसिफिक अगर कोई और भी काम हो जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ऐसे कामों में आपको कभी कभार बुलाया जा सकता है। खैर दोस्तों, हमारा आज का जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अब जो अभी तक तो डेली एक वीडियो आ रहा था, अब मेरी कोशिश रहेगी कि लगातार पर डे 2 या 2 से ज़्यादा वीडियो जरूर लेकर आऊँ, जिससे कि आप जब रिवीजन करो तो लास्ट दिन तक आपके पास रिवीजन करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हो। और हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये तो कॉमन सी क्वेश्चन सही, बाद में और भी वेस्टर्न तरीके से हम पढ़ेंगे, जिसमें वेस्टर्न थॉट्स को हम इंक्लूड करेंगे। पहले आप जो बेसिक पढ़ो। अगर मैं सीधे अगर आपके सामने ये सारे क्वेश्चन लेकर आ जाता जो कि वेस्टर्न चीज़ों से रिलेटेड है और आपके लिए समझने में दिक्कत होती, तो आप हार्ड पढ़ के फिर सॉफ्ट में आने में हो सकता है कि आप वहीं पर अटक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, हर चीज़ आप समझ जाओगे। तो मैं हर किसी को सोच करके, मैं सिर्फ तेज स्टूडेंट नहीं, हमारे बीच में मेरे वीडियो देखने वाला ज़रूरी नहीं कि हर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा तेज हो, है ना, हर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ऐसे में सभी को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमेटिक वे में जो लर्निंग जो तैयार करना है वो मैंने सोचा है, और इसीलिए एक बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया और आगे एडवांस क्वेश्चन तक हम जाएंगे और जल्दी जाएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों को शेयर जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे। और हाँ, कल राधा अष्टमी है, हो सकता है कि आप मेरा वीडियो कल देख रहे हो। ऑब्वियसली अपलोड तो मैं नेक्स्ट दिन ही करता हूँ। तो राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में और राधा रानी के जन्मदिन पर आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।